पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, कश्मीर एक्सप्रेस के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में हम आपको वादी कश्मीर में आबी खेलों को फ़रोग़ देने की कोशिशों से मुतल्लिक़ एक ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे। ख़ास बातचीत में आपकी मुलाकात वज़ीर बराए लेबर, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट अजय कुमार सलोत्रा से कराएंगे। साथ ही CET में पहला मुकाम हासिल करने वाले कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके के रहने वाले हारून रशीद की कामयाबी की दास्तान पर मबनी एक ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस की। नाज़रीन, कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए महकमे सियाहत चंद नए आबी खेल मुतारफ़ करने जा रहा है। इस सिलसिले में महकमे ने कश्मीर के मुख्तलिफ झीलों में विंड सर्फिंग का कामयाब तजुर्बा किया। पेश इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में विंड सर्फिंग के खेल को मुतारफ कराने के लिए महकमा सियाहत ने रे स्पोर्ट्स नामी मुंबई की एक कंपनी से झीलों की सर्वे कराई। कंपनी से जुड़े माहिरीन ने मानसबल, वुलर, डल और निगीन झील में बोर्ड और सेल उतारकर ये साबित कर दिया कि कश्मीर की झीलों में विंड सर्फिंग मुमकिन है। विंड सर्फिंग के खेल में माहिर मुंबई के प्रदीप पटाडे ने पहले मानसबल झील में विंड सर्फिंग का कामयाब तजुर्बा किया और फिर बाद में उन्होंने वुलर, डल और निगीन झील में भी काफी देर तक विंड सर्फिंग की। महकमे सियाहत का कहना है कि एडवेंचर टूरिज्म में सयाहों को कुछ नया मिलना चाहिए और यही वजह है कि वो विंड सर्फिंग जैसे आबी खेलों को कश्मीर में शुरू कराना चाहते हैं।
पास, ताकि हम चाहें कि वुलर लेक, मानसबल लेक या नगीन लेक में ऐसी एक्टिविटी को शुरू करें ताकि वो एक एडिशनल एक अट्रैक्शन बने इन एरियाज़ की, और जो टूरिस्ट आएँ तो वो इस एक्टिविटी में भी अपना पार्टिसिपेट करें, और इसके ज़रिए हमारे जो लोग यहाँ के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट सोर्स मिलने की एक उम्मीद बनी है। तो आज हमने जो टीम मंगवाई मुंबई से, गोवा से इनका क्लब है राइज स्पोर्ट्स का, इन्होंने यहाँ जो सर्वे किया, इन्होंने देखा कि 2 से 10 नॉट तक एयर की विंड वेलोसिटी रहती है और वो सफिशिएंट होती है ऐसी स्पोर्ट्स के लिए। मुंबई से आए हुए आबी खेलों के माहिरीन का कहना है कि कश्मीर की झीलों में कई तरह के नए आबी खेल शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने दल लेक का सर्वे किया, नगीन लेक का किया, वुलर लेक का किया और मानस बल का किया, और हमने पाया कि यहाँ पर पोटेंशियल इमेंस है। आदमी जब कश्मीर के बारे में सोचता है तो उसे सिर्फ दल लेक की याद आती है, क्योंकि दल लेक को बहुत प्रमोट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूटी है, जो बाकी लेक्स की ब्यूटी है, वो तो अनपैरेलल्ड है, मतलब एकदम ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन है। अभी वुलर लेक का देखेंगे तो वो तो वर्ल्ड मैप पे पूरी वर्ल्ड जानती है, तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, आप कुछ भी, इतनी ज़बरदस्त ब्यूटी है वहाँ की और इतना एक्सपेंस है पानी का। वहाँ पर वीडिंग है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, बट उस जगह का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। अभी मानसबल का ही देख लीजिए, वहाँ पर विंड्स इतने अच्छे हैं, हम एक नए स्पॉट को देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन चलेगा। जिस स्पॉट पे हम आज अभी खड़े हैं, नगीन लेक का ही देख लीजिए, तीनों स्पॉट्स बहुत ही बढ़िया हैं, तीनों स्पॉट्स में बहुत ही बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो वुलर लेक देखा उसमें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, काफ़ी बड़ा लेक है, एशिया में सबसे बड़ा स्वीट वाटर का लेक का माना जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हो सकता है, उसमें इंटरनेशनल क्लास की बोट्स बोलेंगे तो वो सेलिंग, कायाकिंग, विंड सर्फिंग, पैरासेलिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। विंड सर्फिंग के लिए यहाँ पे हवा तो है, सुबह अच्छी हवा होती है, कम से कम 4 नॉट से शुरू होती है, दोपहर को 10-11 नॉट तक होती है और शाम को तो 10 नॉट तक हवा हमने देखी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है विंड सर्फिंग के लिए, और श्रीनगर कलरफुल है और कलरफुल हो जाएगा क्योंकि विंड सर्फिंग के सेल्स बहुत कलरफुल है। डल झील और नगीन झील में मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों ने भी विंड सर्फिंग को काफी गौर से देखा। इन झीलों की खूबसूरती को देखने के लिए अगरचे दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, ताहम माहिरीन का मानना है कि अगर इन झीलों में आबी खेलों को फरोग दिया जाएगा तो एडवेंचर टूरिज्म में दिलचस्पी रखने वाले सयाह झीलों का रुख करेंगे। आज एक नया टूरिस्ट है पैदा हुआ है जो एडवेंचर करना चाहता है, वो एडवेंचर टूरिज्म कहलाता है। उसे ये चाहिए कि मैं कुछ नया करूं, कुछ जिसमें मुझे जोश आए, मज़ा आए, मेरे बच्चे कुछ करें, तो चाहे वो कायाकिंग करे, कनोइंग करे, कुछ माउंटेनियरिंग करे, बस उसे कुछ जोश चाहिए। अभी यहाँ पर आप वुलर में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी, मतलब इन द वर्ल्ड यू कैन डू एनीथिंग। और ये नगीन लेक तो इतनी श्रीनगर से करीब है, आप यहाँ पर शुरुआत करके इसके ये दिस कैन बिकम सेकंड डल लेक। टूरिस्ट बहुत इम्प्रेस हो गए, वो आके मेरे पास पूछने लगे कि ये हमने तो समंदर में देखा है लेकिन डल लेक में और ये श्रीनगर में फ़र्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं। इवन यहाँ के जो शिकारा चलाने वाले लोग हैं उनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, वो भी एक्साइट हो गए, काफ़ी कुछ नया दिख रहा है। विंड सर्फिंग के साथ यहाँ पे सेलिंग बोट बोलेंगे तो ट्राइमरान, वो उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। 6 टूरिस्ट आप उसमें लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएंगी, कुछ नया आ जाएगा तो टूरिस्ट और भी बढ़ जाएंगे। इसके लिए इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और बहुत जगह पे रिस्पांस अच्छा था। जब भी हम लोग ये इक्विपमेंट गाड़ी में से लेके जा रहे तो काफ़ी देहाती लोग पूछ रहे थे ये क्या है, ये बोट कहाँ से लाई, कैसी चलेगी। बहुत ये इसमें बहुत पोटेंशियल है बोलेगा तो ये स्पोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो राइज स्पोर्ट वाले हमारे आए हैं, हम इनके साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि और कैंप्स लगाएं और यहाँ के बच्चों की फर्दर ट्रेनिंग का प्रोविजन करें। ये प्रोविजन जब चलेगा तो अपने बच्चे इसमें लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। महकमा सयाहत का कहना है कि कश्मीर की झीलों में बहुत जल्द विंड सर्फिंग जैसे मुख्तलिफ आबी खेलों को शुरू किया जाएगा।
श्रीनगर। कश्मीर एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक्सप्रेस में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात रियासत के किसी मारूफ शख्स से कराते हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला ने इस हफ्ते काबीनी वजीर अजय कुमार सदोत्रा से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं सदोत्रा का अपने महकमे और प्रोग्रामों से मुताल्लिक क्या कहना है। नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं काबीना वजीर अजय कुमार सदोत्रा, जिनके पास लेबर, एम्प्लॉयमेंट और प्लानिंग और डेवलपमेंट का कलमदान है। उनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो महकमे उनके हवाले किए गए हैं उनसे मुतलिक। सर, खैर मकदम में हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अगर प्लानिंग की हम बात करें तो अभी किस तरह की प्लानिंग है जिससे डेवलपमेंट हो रही है पूरी रियासत की? यहाँ तक हमारे एनुअल प्लान का तल्लक है, हमारा एनुअल प्लान जो है प्लानिंग कमीशन की तरफ से अप्रूव हो गया है और हमने अपने जो डिफरेंट महकमा जात है उनको बोला है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो शुरू करें। वो तो जब हमने मार्च में साल ख़त्म हुआ था उसके बाद हमने उनको 25% रिलीज़ कर दिया था और 25% उसके बाद कर दिया और वो जो काम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं और सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों और लोगों को राहत मिले और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो एंड पॉइंट तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए सरकार कोशिशां है और सरकार जो है कामयाब भी हुई है। अगर आप देखें कि जो पिछले साल का हमें पैसा आया था उस पैसे में कम से कम 96-97% जो है वो खर्चा हो गया है और इससे पता चलता है कि किस ढंग से जो है वो कामकाज हो रहा है। यहाँ पे अक्सर शिकायत करते हैं मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं, वो ये कह रहे हैं कि एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, कई बकाया जात हैं लोगों के, कॉन्ट्रैक्टर्स के जो हैं वागुजार नहीं किया जा रहा है उनका पैसा। क्या वजूहत है कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो पा रहा? प्रॉपर एलोकेशन मैं नहीं समझता कि कोई ये इस किस्म का जो आप कहते हैं प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो रही होती फिर 96-97% खर्चा नहीं होता। खर्चा इसीलिए हुआ कि जितना पैसा आया था उसका 96-97% खर्चा हो गया, जो मैंने आपको बताया।
अगर प्रॉपर एलोकेशन हो रही है तो तभी 96-97% खर्चा हुआ, नहीं तो खर्चा नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे ये देखने में आया है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन कहीं पे रैली के लिए जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम सेंक्शन कराएंगे, ये प्रोजेक्ट सेंक्शन कराएंगे, और बाद में फाउंडेशन स्टोन भी डालते हैं कई प्रोजेक्ट्स की, लेकिन बहुत ताख़ीर होती है उसके मुकम्मल होने में। यही कहा जा रहा है कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए उस वक्त अनाउंसमेंट करते हैं या फाउंडेशन स्टोन डालते हैं। क्या आप नहीं समझते हैं कि जो प्लानिंग का डिपार्टमेंट है पहले उनसे अप्रूवल लिया जाए और उसके बाद ये काम शुरू किया जाए? ऐसी बात नहीं है कि अनाउंसमेंट करते हैं नहीं होती हैं। आफ्टर ऑल जो काम हो रहे हैं अनाउंसमेंट के मुताबिक भी हो रहे हैं। हमारे वज़ीर आला जाते हैं, वज़ीर आला की जो कमिटमेंट्स हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कभी PMGSY में कोई स्कीम आती है, कोई नाबार्ड में आती है। अगर R&B की तरफ मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों हमारे पास लैंड कंपनसेशन का पैसा मौजूद नहीं था, तो वज़ीर आज़म जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ लैंड कंपनसेशन का जो पैसा था वो हमको दिया। तो उससे थोड़ी सी PMGSY के कामों में थोड़ी सी रुकावट थी, मगर वो भी अब दूर हो गई, क्योंकि वो हमें PMGSY में लैंड कंपनसेशन का जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो गई। खासतौर से आपके पास लेबर और एम्प्लॉयमेंट का भी महकमा है और यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जा रहा था उन लोगों को जो बेरोज़गार हैं, कई साल के लिए, 3 साल के लिए उनको वो देना है, लेकिन आज ये शिकायत आ रही है कि उनके पास पैसा नहीं है और उन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्या वजूहत है, क्या फ़ंड्स की कमी है? वज़ीर आला ने रिव्यू मीटिंग ली है और फंड्स की कोई कमी नहीं है। ये जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के तहत वॉलंटरी सर्विस अलाउंस लोग बच्चों को मिलता है और इसके साथ साथ फिर उनको स्किल डेवलपमेंट की जाती है और उसके बाद उनको ये जो है सीड कैपिटल देके उनकी यूनिट्स जो हैं इस्टेब्लिश करवाई जाती हैं। और उसमें वज़ीर आला ज़ाती तौर पे इसको मैं कहूँगा कि माइक्रो मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं है। यहाँ पे ये देखा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं बाद में बैंक्स जो हैं वो उन्हें लोन फराहम नहीं करते हैं। कई कंडीशंस रखी जाती हैं जो एक बेरोज़गार नौजवान फुलफिल नहीं कर पा सकता है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन की गारंटी हो या दीगर चीज़ें हों, लेकिन अभी भी ये लाइन अप नहीं हो रहा है, स्ट्रीम लाइन नहीं हो रहा है। जहाँ तक स्कीपी का तल्लक है वहाँ इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें बैंक की गारंटी का कोई मसला नहीं है। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीम, बाकी जहाँ भी कोई मुश्किल आती है, हमारे जो मुलाजिम लोग हैं, हमारे जो अफसर साहबान हैं, वो उसको फॉलो करते हैं बैंक के साथ, ताकि नौजवानों को मुश्किल ना आए। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सरकार आज इस पोजीशन में है कि तमाम नौजवानों को नौकरी चाहते हुए भी हम नौकरी नहीं दे सकती। तो जब नौकरी नहीं दे सकती तो हम नौजवानों को अपील करते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ। हमारी स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, हमारी वो स्कीपी है बड़ी, मैंने जैसे कहा वो पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें लोग जो हैं वो काफ़ी लोग आ रहे हैं, आगे से काफ़ी लोगों की तादाद बढ़ रही है और हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी रुकूमत चाहिए वो रुकूमत मुहैया की जाए। कई अजला में VSA के लिए जो है कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है नहीं आपने फॉर्म सबमिट नहीं किए और कोई भी रसीद नहीं दी जाती है जब वो फॉर्म सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स में। क्या वजह है कि उन्हें एक रसीद नहीं दी जाती है? कल जब वो जाते हैं कि हमने फॉर्म सबमिट किया था, उन्हें कहते हैं कि आपके पास कोई रसीद नहीं है और उन्हें दी भी नहीं जाती है रसीद। ऐसी बात नहीं हो सकती। आजकल नौजवान बड़ा जागृत है, बड़ा अवेयर है और जो भी आदमी कहीं भी सरकारी महकमे में कागजात अपने जमा करवाता है वो डेफिनेटली उसकी रसीद लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी कोई फॉर्मेलिटी उसमें कम हो तो वो कहा जा सकता है कि कागजात के लिए ये फॉर्मेलिटी कम है, वो कहा जा सकता है जिसकी फॉर्मेलिटी कम होगी, मगर ऐसी बात हमारे नोटिस में कभी नहीं आई। ऐसी बातें हमारी नोट्स में आई है। कई लोगों ने ये कहा कि उन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं VSA के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे, लेकिन उन्हें कोई रसीद नहीं दी जाती और जब वो जाते हैं बाद में पैसा हासिल करने के लिए उन्हें कहा जाता है कि आपने फॉर्म नहीं भरे। क्या आप इसका संजीदा नोट्स लेंगे? नहीं, संजीदा नोटिस देंगे। अगर हमारे पास कोई आएगा, कोई शिकायत करेगा, कोई ऐसी बात कहेगा, कोई पता चलेगा कि ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के साथ इस किस्म की हरकत हुई है, हम उसका जो कंसर्न अफसर है उस पर एक्शन लेंगे और देखेंगे कि ऐसी बात क्यों हुई, मगर अभी तक हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं आई है। तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? कैसे आएंगे, आपको अप्रोच कैसे करेंगे जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, क्योंकि
उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में मिनिस्टरों के दरवाजे बंद नहीं हैं। हर मिनिस्टर के पास वो आ सकते हैं, अपनी बात सुना सकते हैं, अपनी मुश्किल सुना सकते हैं। अगर किसी को इस किस्म की कोई मुश्किल है, हमारे नोटिस में लाए, हम उस पर अमल करें। चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप भी देखते होंगे, आप भी श्रीनगर सिटी से अक्सर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं दुकानों पे, बाकी जगहों पे। क्या वजूहत हैं कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर का जो सिस्टम है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है? अगर आप बाकी स्टेटों में देखें तो हमारी स्टेट जो है इसमें बेहतर है, काफ़ी हद तक चेक हुआ है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको चेक किया जाए और इस पर भी कोई अगर कहीं भी इस किस्म का अगर शिकायत आए उस पर हम अमल करते हैं और उसके लिए बड़े सख्त कानून हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी स्टेट में एक दिन आएगा कि हमारा जो चाइल्ड लेबर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जब शिकायत आपको मौसूल होगी, जब आप खुद देखते हैं, आप अगर सिर्फ अमेरिका दिल से जाएंगे या तवी ब्रिज से जाएंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, क्या आप खुद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? नहीं, हमें नज़र आएगा ना, डेफिनेटली हम करेंगे, मगर हमें कोई ऐसा आदमी मिला नहीं या बच्चा मिला नहीं कि जो हम देखें वो लेबर का काम कर रहा है। अगर हमें कोई पता चलेगा कि इस किस्म का या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या किसी भी जगह अगर चाइल्ड लेबर है तो उस पर एक्शन किया जाएगा, क्योंकि सरकार कमिटेड है इन चीज़ों के लिए। मिनिस्टर साहब, जब भी हम कहीं से गुजरते हैं हमें बहुत दिखते हैं बच्चे, क्या आप नहीं ऐसे बच्चों को देखते हैं जब भी आपका कहीं से गुजर होता है? आप कहाँ से गुजरते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे गुजर में अगर आएंगे तो मैं ज़रूर एक्शन तो करूँगा। आपका मतलब है कि अभी चाइल्ड लेबर यहाँ है नहीं? नहीं है, होगी, मैं नहीं कहता नहीं होगी, मगर मैं ये कहता हूँ कि हम सरकार की कोशिश है कि इसको चेक किया जाए और सरकार अपनी तरफ से इल्ज़ामात करती है इसको चेक करने में और इक़दामात उठाती है, और अगर फिर भी कहीं रह जाता है तो फिर उसकी कोई शिकायत आएगी, उस पर हम अमल करेंगे। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, बहुत सारे नौजवान, लाखों की तादाद में नौजवान बेरोज़गार हैं। हालांकि स्कीमें कुछ हैं लेकिन उससे बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही है। क्या आपके पास अब कोई ऐसा प्लान है जिससे वाकई बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत हद तक ख़त्म हो सके? सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी भी सरकार के पास खाली पोस्टें हैं उसको फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट की जाए और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उनको और इफेक्टिवली लागू किया जाए, ताकि सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। तो सरकार उसमें लगी है और जो स्कीमें हैं उसको कोशिश कर रही है कि इफेक्टिवली जो है वो स्कीमें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हों। यहाँ पे ख़ासतौर से ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, तो मंसूबा ये था कि एक फ्लाईओवर तामीर किया जाए, तो क्या वैसे उतने फंड्स हैं या किया जाएगा बहुत जल्द वो फ्लाईओवर तामीर? फ्लाईओवर जो है वो हम जल्दी उस पर काम कर रहे हैं और उस पर थोड़ा सा जो रिहेबिटेशन का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जिसको भी वहाँ से उठाया जाए उसका रोज़गार जो है वो चलता रहना चाहिए, उसका रोज़गार ख़त्म ना हो। तो उस सिलसिले में सरकार ने पूरा एक दुकानें भी बनाई हैं, उनको दुकानें भी दी जाएंगी और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी हमारी रिहेबिटेशन का काम ख़त्म हो जाए और फिर हम फ्लाईओवर का काम शुरू करें। कांग्रेस दावा कर रही है कि जम्मू में मैक्सिमम सीट्स आने वाले इंतखाबात में हासिल करेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या चैलेंज है? वक्त दिखाएगा, क्योंकि हर आदमी को हक है दावा करने का, दावा करने से हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई दावा करता है वो अपनी जगह दावा करे, मगर हमारा मानना है कि हम जो हैं सबसे ज़्यादा सीटें लेके बहुत बड़ी पार्टी सामने आने वाले हैं। तो अगर अलायंस होता है तो क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जब होगा तब ये बात करेंगे। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और कांग्रेस की क़यादत जब ये फैसला करेगी उस पर हम फिर कहेंगे, फ़ायदे नुकसान की बात करेंगे। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कश्मीर एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बेशतर लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ताम ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान किसी भी मंजिल को सिर्फ मजबूत अज़्म और सख्त मेहनत से ही हासिल कर सकता है। इसी बात को साबित कर दिखाया ज़िला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हारून नामी तालिब इल्म ने। पेश है खास रिपोर्ट। पोशपुरा कुपवाड़ा के हारून रशीद ने यह साबित कर दिया है कि इंसान मेहनत से कोई भी मकाम हासिल कर सकता है। हारून रशीद ने अगरचे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की है, ताहम इसके बावजूद भी उन्होंने नामवर प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर चुके तालिब इल्मों को MBBS के दाखिला इम्तहानात में पछाड़ दिया। हारून रशीद ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने 225 नंबरात में से 260 नंबर हासिल किए। 11th से ही बनाया था मैंने प्लान कि मुझे मेडिकल में जाना है और JKCT क्रैक करना है, दैट विद अ गुड रैंक, और इंशाल्लाह अब हो गया, अल्लाह की मदद से खुश हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पे मैंने मेहनत की और शेड्यूल तो सिंपल रहा कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हारून रशीद का कहना है कि मेहनत से कोई भी तालिब इल्म बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकता है। शुरू से मैंने दरअसल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशपुरा से ही शुरू किया, वहाँ से आकर फिर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया श्रीनगर में। फिर यहाँ ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पहले सेकेंडरी एजुकेशन 9th और 10th मैंने हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ा और उसके बाद 11th 12th मैंने SP हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में किया। ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल मतलब पीछे है या कुछ और, दरअसल सरकारी स्कूल में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में 11th 12th को एडमिशन की वजह से टाइम मिलता है बच्चे को कि वो करें, और मैंने ज़्यादातर देखा मेरे सारे जो बैंडमेट्स हो गए सिलेक्ट इसमें क्लासमेट्स जो हो गए वो सरकारी स्कूल से बिलोंग करते हैं। हारून रशीद का कहना है कि वालिदैन ने उन्हें ज़्यादा नंबरात हासिल करने या अव्वल मकाम हासिल करने के लिए कभी भी दबाव नहीं डाला। फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसमें फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उन्होंने कभी प्रेशर या और कुछ नहीं किया कि मार्क्स ज़्यादा लाने हैं या और कुछ बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा करो, जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वजह से प्रेशर नहीं पड़ा, और ये हमेशा फैमिली का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ताकि फैमिली प्रेशर ना करे बच्चे को, क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें फ्रस्ट्रेशन आ सकती है बच्चे को। कभी नहीं ये चाहा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना, लेकिन सही दिशा सही रास्ते पर डालना मेरा काम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट मुझे, उसका फ्रूट मुझे मिल गया। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये टॉप करेगा CET में, जम्मू कश्मीर की CET में टॉप करेगा, लेकिन मैं ये सोचता था विदिन 5 टॉपर्स ये ही विल बी अमंग देम, विदिन 50 मैं अच्छी रैंक में इसको देखना चाहता था और मुझे उम्मीद भी थी ये मुझे करके दिखाए, लेकिन ये नहीं सोचा था कभी कि ये टॉपर होगा। तो ये टॉपर हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, सिर्फ अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, ये उसी की देन है मुझ पर, ये अनायत है उसकी, मैं कहाँ से वो अल्फाज लाऊं जिससे मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। हारून रशीद का कहना है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। ETV न्यूज़ श्रीनगर। कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।